है ना। कल कोई और भी था आपके साथ? अच्छा, सिद्धि कल आप नहीं थी? बिलॉय आप भी कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफिंग करते हुए आगे चलते हैं और बाकी आपको कल की वीडियोस मिल जाएगी तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। बेटा बुक अभी बंद कर दीजिए, बुक का कोई काम नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप को मुझे बहुत लगता है कि आप सबको पता होगा और बिजनेस विच इज कैरिड बाय 2 और 4 पर्सन्स। वो बिजनेस जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ किया जाता है उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, ये आप लोगों को पता है। एक और खास बात आप लोगों को बतानी है कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं? 2। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? 20। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था ना। लेकिन सुन लीजिए, पार्टनरशिप एक्ट गवर्न होता है, पार्टनरशिप बिजनेस गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। पार्टनरशिप बिजनेस गवर्न होता है किससे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। और पार्टनरशिप एक्ट डू नॉट डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम नंबर तो बताता है तो अंडरस्टूड है कि कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स की कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कंपनीज एक्ट किसने? कंपनीज एक्ट, मैंने आपको बताया था देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कौन कौन से फॉर्म्स हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा, है ना, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग, मतलब आप अनलिमिटेड कह सकते हैं इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। ये एक सिंपल मैंने डिफरेंशिएट किया है सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को, कि भाई पार्टनरशिप में एक बंदा है, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप में एक है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा है, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा वो कितने हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन करते हैं किसको? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, है ना। ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। तो कंपनीज एक्ट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013। तो कंपनीज एक्ट में ये बात बताई गई है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। कितने? 50। ये बात किस पे लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में या पार्टनरशिप एक्ट में? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स के मैक्सिमम नंबर को डिफाइन नहीं करता है। इट इज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट, जिसमें यह बात बताई गई है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एनी पार्टनरशिप बिजनेस विल बी 50। ये बात समझ में आ गई? तो कल हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड बाय 2 और 4 पर्सन्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस की जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये कुछ अलग नहीं है। जो आपने अकाउंटिंग सीखी है क्लास 11 में, आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल सीखा, है ना, फिर उसी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं कहाँ पे? लेजर में। फिर उसी को लोग कहाँ ले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड आफ्टरवर्ड्स हम बैलेंस शीट बनाते हैं व्हिच डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यही होता है ना, एक चेन हमारी यही चलती आती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट, और फिर यही सिलसिला दोबारा नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी यही सिस्टम फॉलो होता है बच्चों। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के जैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी यही सिलसिला हमारा रहता है, ठीक है। यही सेम प्रोसीजर होता है अकाउंटिंग का। ट्रांजैक्शन वहां भी कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जर्नल में, सेम रूल्स के साथ जो आपने रूल्स पढ़े हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटी, है ना, इनकम, एक्सपेंसेस, जो भी रूल्स आपने पढ़े हुए हैं वही सारे रूल्स आपको अप्लाई करने हैं पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए भी। तो हम लोग यहाँ सीखने क्या जा रहे हैं? सीखने हम ये जा रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है अकाउंटिंग में कि सोल प्रोप्राइटर इज नॉट सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। क्या सोल प्रोप्राइटर को अपना प्रॉफिट किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है? उसे किसी के साथ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये यही है ना।
पार्टनरशिप बिजनेस में बच्चों हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं करना था। ठीक है, तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों को जैसा कि याद है कि आप लोगों ने क्लास 11 में ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है या नहीं सीखा है? ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों को क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल अकाउंट हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ये पीएल अकाउंट हमें हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ये हम जान पाते हैं किस अकाउंट से, पीएल अकाउंट से। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या था कि प्रॉफिट को हमें किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, तो पीएल अकाउंट से सीधा, पीएल अकाउंट से ही हम लोग प्रॉफिट को सीधे क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे, कहां पर, सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में। याद आ गया या नहीं आ गया, है ना? कल भी मैंने ये बात बताई थी कि ये पीएल अकाउंट अगर हमारा है और अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। याद आया? अगर आपने कोई एक क्वेश्चन भी किया होगा फाइनल अकाउंट का तो आपको याद आ जाएगा कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही करते थे। ये क्या होता था, प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट को आपने सीधा क्या किया, जो भी आपको वैल्यू मिली प्रॉफिट की, इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू सोल प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों हमने ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अकेले पैसा लगाया, अकेले सारा काम किया, अकेले सारा रिस्क लिया, तो हमें प्रॉफिट भी किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है ना बच्चों? लेकिन अब आगे बात किसकी, पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस में बच्चों, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हमें सिर्फ कैलकुलेट ही नहीं करना है, बल्कि प्रॉफिट का हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करना है। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये जितना हमको सुनने में आसान लग रहा है, एक्चुअली उतना ये आसान होगा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो पार्टनर्स के आपस में संबंध जो है, रिलेशंस जो है, वो बिगड़ जाएंगे। ठीक है ना? अगर किसी पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, प्रॉफिट उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करेगा, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा सेंसिटिव वर्क होता है पार्टनरशिप में, है ना? तो क्यों सेंसिटिव वर्क है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि राम एंड श्याम ये दो पार्टनर्स हैं और दोनों ने मिलकर के 5 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया, तो इनका प्रॉफिट अगर इक्वल है तो ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? अगर दोनों ने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। लेकिन अगर राम ने 15 लाख का और श्याम ने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है और अभी भी हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का यानी कि इक्वल है, तो ये बताइए ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? क्या है ये? किसके साथ इनजस्टिस है ये? क्यों? ये किसके साथ इनजस्टिस है? राम के साथ। क्यों? राम ने ज्यादा कैपिटल लगाई है और श्याम ने कम, और श्याम को कम कैपिटल लगाने के बावजूद उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना राम को मिल रहा है। ये तो राम के साथ इंजस्टिस हुआ या नहीं हुआ? तो अगर ऐसा इंजस्टिस हो रहा है तो राम को तकलीफ होगी या नहीं होगी, दर्द होगा या नहीं होगा? तो राम ऐसी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, है ना? तो एक तो ये हो गया कि अगर हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त ये देखना होता है कि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है और उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके का है। अगर सपोज कर लीजिए कैपिटल अनइक्वल है, कैपिटल क्या है, अनइक्वल है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू, है ना?
इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स। तो भाई ऐसा ही होना चाहिए ना। तब अगर कैपिटल क्या है अनइक्वल है, और अगर इक्वल है बाय द वे तो ये प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? तो एक तो मुद्दा आता है इसका कैपिटल का, ठीक है। अब दूसरा जो हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में, एक और जो प्रॉब्लम आती है, एक और जो प्रॉब्लम फेस करते हैं पार्टनर्स। तब अगर मान लेते हैं कि राम इज एक्टिव पार्टनर एंड श्याम इज स्लीपिंग या डोमिनेंट पार्टनर, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्लास 11 याद आया? एक्टिव पार्टनर कौन होता है? वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, बेयर्स द रिस्क ऑफ द बिजनेस, है ना, ठीक है। और स्लीपिंग कौन होता है? जो पैसा लगाएगा, रिस्क भी लेगा, लेकिन कोई काम, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा, लेकिन काम। तो अब सपोज कर लीजिए कि राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर के बराबर के पैसे लगाए, 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। दोनों ने मिलकर के क्या किया? इक्वल कंट्रीब्यूशन किया। तो तय हो गया कि भाई ऐसा है 1:1 का प्रॉफिट हो जाए। क्यों? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि भाई कैपिटल बराबर बराबर लगाइए तो प्रॉफिट भी क्या हो गया? बराबर बराबर हो गया, ठीक। क्यों है? ठीक है ना? मैं गलत तो नहीं हूं। लेकिन अब बात तब आई ना, यहां पर शुरुआत में तो ये बात ठीक लगी, फिर राम ने कह दिया, श्याम ने कह दिया भैया मैं कोई काम तो करूंगा नहीं, और राम बेचारे जो है पूरा वनवास काट रहे हैं, ठीक है ना। आज रामनवमी है, आप लोगों को पता ही है ना। राम जी पूरा वनवास काट रहे हैं। वनवास काटने का मतलब ये है कि वो बेचारे पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वो पूरा धूप में ऑर्डर लेने जा रहे हैं, पैसे कलेक्ट करने जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, सारी मेहनत बेचारे राम जी कर रहे हैं। और श्याम भाई साहब मैं कर रहे हैं। अब जब प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों के पैसे तो। अब सोचिए यहां पर फिर से एक बार, ये जस्टिस हुआ या इनजस्टिस हुआ? किसके साथ इनजस्टिस हो रहा है? अगर ये प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो जाता है, मान लेते हैं ऐसा कि अगर ये प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो जाता है तो once again it is a type of injustice or not, है या नहीं है? किसके साथ? क्योंकि राम जो कि मेहनत भी कर रहा है पूरी और पैसे उतने ही लगाए जितने, हाँ तब अलग बात थी कि राम ने कम पैसे लगाए होते तो उसने अपनी कैपिटल को कम लगाई है, उसे कॉम्पनसेट कर दिया किससे? अपनी मेहनत से, है ना। लेकिन पैसे तो इक्वल लगाए या नहीं लगाए, और पैसे लगाने के बाद हम काम भी कर रहे हैं और श्याम कुछ नहीं कर रहा है। और जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो भैया प्रॉफिट तो बराबर का बनेगा। तो यहाँ पर अब राम को ये तकलीफ होगा या नहीं होगा? दर्द होगा या नहीं होगा? होगा। तो वंस अगेन प्रॉफिट अगर इक्वली बढ़ जाता है तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? इनजस्टिस है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। फिर तीसरी प्रॉब्लम तब आती है जब मान लेते हैं ऐसा कि दोनों ने इक्वली कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, वैसे वही चीज आती है इक्वली कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो गया? 1:1 डिसाइड हुआ, 1:1, ठीक है, डिसाइड हुआ। 1:1 का मतलब क्या हुआ? इक्वल, बराबर बराबर, है ना, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो बिजनेस किया है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इन्होंने बुटीक का बिजनेस किया, कौन? राम और श्याम ने मिलकर के बुटीक स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? बुटीक, बुटीक जानते हैं ना, ड्रेस। अब राम जी जो है ये ड्रेस डिजाइनर भी है, ठीक है ना। राम जी जो है वो क्या है? ड्रेस डिजाइनर भी है। इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है, और ये खूबी, ये जो कैपेबिलिटी है वो राम के पास है और श्याम के पास नहीं। अब राम पैसे तो लगाए हुए हैं, साथ में अपनी स्किल्स को, है ना, या आप कह सकते हैं अपनी नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं किसे? बिजनेस को, जो श्याम कर
बेचारा इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके आया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके आया, ठीक है, अब उसने अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को भी इन्वॉल्व किया, प्रोवाइड किया इसको बिजनेस में, तब बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया। और जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो प्रॉफिट तो इक्वल, क्यों? क्योंकि कैपिटल तो हम लोगों ने भाई बराबर बराबर की लगाई हुई है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा? बराबर का बनना चाहिए। ऐसा श्याम जी कह रहे हैं। अब बताइए फिर से एक बार, ये जस्टिस है क्या? इनजस्टिस है ना? तो देखिए मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये, अगर प्रॉफिट इनजस्टिस में बटेगा, अन्याय वाला प्रॉफिट बटेगा, तो अन्याय कुछ दिनों तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, है ना? तो भाई 1 साल 2 साल तक आपने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद वो कहेगा ना भैया ये काम तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसी पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो हमें अपनी पार्टनरशिप क्यों बनाई है? टू कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम और टू ब्रेक आफ्टर सम टाइम? इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। हमने बिजनेस शुरुआत किया है ताकि बिजनेस लंबे समय तक चले, इसलिए नहीं किया है कि बस साल 2 साल किसी के पैसे मार करके जो है फिर हम पार्टनरशिप को क्लोज कर दें, ये सोच के तो किया नहीं है ना? अगर मान लीजिए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी किया है, मान लीजिए हमने 5 साल या 10 साल के लिए भी किया है, तो भी प्रॉफिट अगर जस्टिफाइड प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसी पार्टनरशिप क्या उतने कम नहीं चल पाएगी? अगर मान लीजिए आपने 5 इयर्स के लिए भी पार्टनरशिप की है, उस कंडीशन में भी क्या आपकी पार्टनरशिप 5 इयर्स रन कर पाएगी? 21 साल बाद वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं हुआ, एप्रोप्रिएटली नहीं हुआ, तो हमारी ये बिजनेस, हमारा ये पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना? तो इसलिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपसे बोला ना कि जितना आसान लग रहा है कि साहब क्या है सर, बराबर बराबर का बांट देंगे, 5 पार्टनर है, सबको बराबर बराबर का बांट देंगे। अरे बराबर बराबर का कैसे बांटोगे भैया? बराबर बराबर का तब बांटोगे ना जब सबने बराबर के पैसे लगाए हैं। क्यों? अब बराबर से मेहनत की हो, अब बराबर से सबके स्किल्स एक हो, तब आप बराबर से बांट सकते हो ना। और अगर कैपिटल इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, किसी ने 5 लाख लगाया, किसी ने 2 लाख लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, तो भी क्या बराबर से बांट दोगे? किसी ने ज्यादा मेहनत की, किसी ने कम मेहनत की, किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की, तो भी क्या बराबर से बांट दोगे? है? कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी क्या बराबर से बांट दोगे? नहीं। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस आधार पे होना चाहिए? हमारा जो बेस है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या क्या है? अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा? नंबर 1, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। पार्टनर ने कैपिटल कितनी कितनी कंट्रीब्यूट की है भाई? अगर सबकी बराबर है तभी बराबर का प्रॉफिट होगा, क्यों? दूसरा, efforts made by partners. तीसरा, knowledge and skills or abilities of partner। क्यों भाई? ये सब चीजों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, बताता हूं वो क्या है। 4, ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर। अब ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जरा मुझे बताइए। जो क्या बोला आपने बेटा? अच्छा ठीक है, क्यों से ठीक है। ये क्या विड्रॉल्स मेड बाय द पार्टनर्स और ओनर्स। आप मैं ओनर वर्ड यूज कर लेता हूं ताकि इसमें चाहे पार्टनर हो या प्रोप्राइटर हो सभी आ जाए, ठीक है ना? तो विड्रॉल्स का मतलब क्या होता है? निकालना। विड्रॉल्स मेड बाय द ओनर्स for their personal use from the business
आइदर इन कैश और काइंड्स। अगर मान लीजिए पार्टनर ने अपनी ही दुकान का सामान निकाल लिया, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है और आपने अपने पार्टनर ने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए 2 जीन्स 2 शर्ट निकाल के अपने घर ले लिया, तो क्या ये ड्राइंग्स है या नहीं है? यहाँ पे उसने क्या पैसे निकाले हैं क्या? ये क्या हो गई? ड्राइंग्स इन काइंड्स। इसके लिए जड़ एंट्री आपको सिखाई थी क्लास 11 में, बताइए क्या एंट्री होती है? कांच क्या एंट्री होती है? अगर पार्टनर ने अपनी ही दुकान का सामान निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग टू परचेज। यस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। याद आया? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। जब पार्टनर अपनी ही दुकान का या प्रोप्राइटर अपनी ही दुकान का सामान विड्रॉ करके ले जाता है, गुड्स, है ना, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्राइंग्स withdrawals made by the owner or owners for their personal use from the business either in cash or coins। जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही निकाल के ले जाए, वो दुकान से अपना सामान भी लेके जा सकते, तो भी वो माना क्या जाएगा? ड्राइंग्स ही माना जाएगा। क्यों? ठीक है ना? तो ड्राइंग्स, अब देखिए ड्राइंग्स में एक और चीज समझ लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। अभी जब आपको शीट मिलेगी यहाँ पे तो सब कुछ आपको उसमें पूरा नोट्स मिल जाएगा। ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दो तरीके की ड्राइंग्स होती है। वन आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फर्स्ट अप्रैल परसों है, परसों 1 अप्रैल है। मैंने 1 अप्रैल को एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगाकर, सपोज कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, अब आई विल कैलकुलेट, आई विल असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ माई बिजनेस ऑन विच डेट? कब? ईयर भी तो बताओ। 2024। परसों 1 तारीख है, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगा करके, ठीक है? अब इसका प्रॉफिट जो मुझे पता चलेगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, वो कब पता चलेगा? 31 मार्च 2024। जो भी प्रॉफिट की वैल्यू होगी मुझे उस समय पता चलेगा। ये बताइए 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक मेरे बच्चे, मेरी वाइफ क्या करेगी? मैं क्या करूँगा? खाऊंगा पीऊंगा नहीं, कर्जा लेके काम चलाऊंगा? भाई हमने तो 5 लाख रुपया था बिजनेस में लगा दिया, अभी प्रॉफिट का पता है नहीं। प्रॉफिट का पता कब चलेगा? 31 मार्च 2024 को। तो ये 1 साल तक मेरा गुजारा कैसे होगा भाई? बिजनेस तो स्टार्ट हो गया है, माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है, तो अब मेरा 1 साल तक गुजारा कैसे चलेगा? वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट ईयर। अभी होगी, अभी हुई नहीं है, होगी ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हो गई है, अज्यूम कर रहे हैं। क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि माल तो बिक रहा है, माल बिकना स्टार्ट हो गया, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, बट प्रॉफिट की वैल्यू अभी पता नहीं कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमने सोच लिया कि यार एक काम करते हैं, प्रॉफिट तो हो गई ना, और हो या ना हो वो बात की चीज है, हमें तो अपने घर खर्च के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, वरना हम खर्च लेकर तो काम चलाएंगे नहीं। तो हमने तय किया कि हम 10,000 रुपये महीना हर महीने विड्रॉ करते रहेंगे अपने घर के खर्चों के लिए, ठीक है? जो हम 10,000 रुपये निकाल रहे हैं हर महीने, वो क्या सोच के निकाल रहे हैं कि हमें जो प्रॉफिट होगा उसी में से ये एडजस्ट हो जाएगा, कि जो 5 लाख मैंने लगाए हैं उसमें से हम निकाल रहे हैं ये पैसा। किससे होगा? किससे होगा? ये जो ड्राइंग मैं रेगुलरली कर रहा हूं अपने घर के खर्चों को मीट आउट करने के लिए, ये ड्राइंग्स है ना, ये रेगुलरली ड्राइंग्स है विच इज मेड फॉर
माय डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स। क्यों भाई? Yes, sir. इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्यों भाई? Yes, yes. ये क्या एंटिसिपेट करके कर रहा हूँ कि प्रॉफिट हमें होगा जिसकी वैल्यू हमको अभी पता नहीं है, और इसकी वैल्यू पता कब चलेगी? 31st March 2024. 2024। उस वक्त में जितने पैसे मैंने ये निकाले हैं 1,20,000 रुपए, उस वक्त ये किससे एडजस्ट हो जाएगा? प्रॉफिट से। मान लीजिए मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1,20,000 हमको मिल चुका है, 80,000 और हम विड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, या बिजनेस में ही हमने छोड़ दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, वो बात की बात है। क्या चीज? मेरी बात कभी खत्म होने दीजिए, ठीक है? तो यहाँ तक बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो ये जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग विच इज मेड बाय द पार्टनर्स इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द, ठीक है ना? हर पार्टनर अपने बिजनेस से या प्रोवाइडर जो पैसा बिजनेस से निकालता है अपने घरेलू खर्चों के लिए, वो क्या सोच के निकालता है कि ये प्रॉफिट से क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी। दैट काइंड ऑफ ड्राइंग इज नोन एज व्हाट? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी एक और ड्राइंग है जो पार्टनर डेलिबरेटली अपनी कैपिटल को कम करने के लिए करता है। मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है और दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगा करके बिजनेस किया, लेकिन 6 महीने बाद ए ने कहा कि भाई मुझे 5 लाख से बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो 4 लाख से ही बिजनेस करना है, मेरा 1 लाख रुपया वापस कर दो। तो उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। ये जो ड्राइंग है, अब जरा सोच के बोलिएगा, ये जो ड्राइंग किया उसने अपनी कैपिटल विड्रॉ करी या ये ड्राइंग इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स है? ये कौन सी ड्राइंग है? ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो आपके काम नहीं आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और इसकी जरूरत आपको तुरंत अभी क्वेश्चन लगा के फिर पढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो ड्राइंग है, इसको आप क्या बोलेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट्स या आउट ऑफ कैपिटल? दिस काइंड ऑफ ड्राइंग इज नोन एज, ये बात समझ में आ गई? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, one out of profits and one out of capital. अब मैं इसके आपको जोड़ेंट्री बता देता हूँ। जब आप नॉर्मल ड्राइंग करते हो, नॉर्मल, ठीक है, तो आप एंट्री क्या पास करते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, गुड्स की भी छोड़ देते हैं, कैश की बात करें, यही होती है एंट्री। ये जो एंट्री है, जब आप ड्राइंग टर्म यूज करते हो, तो ड्राइंग का मतलब ही बेसिकली होता है द ड्राइंग व्हिच इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये एंट्री पास होती है। और अगर आपने अपनी कैपिटल में ड्रॉ करी है, सुन लीजिएगा बच्चों, क्या ड्रॉ करी है? कैपिटल। आपको ये मालूम है कि यू आर गोइंग टू विथड्रॉ योर कैपिटल। तो आपने जब बिजनेस में पैसा लगाया था, सोचिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश भी पास होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश भी पास होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है? क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अब आप इसी का क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। अगर जब पैसा लगाया बिजनेस में, एंट्री पास क्या करी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अब जब आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, क्या बात करेंगी? अगर पार्टनर की बात करें तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। ये एंट्री और ये दोनों ड्राइंग्स के लिए है। बोथ ऑफ दीस टू एंट्रीज आर फॉर ड्राइंग्स, बट दिस एंट्री विल बी पास फॉर when drawing is made out of profits and this out of capital. ये दोनों ड्राइंग्स का आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको ये अकाउंट बनाते वक्त पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो अगर आपने आउट ऑफ प्रॉफिट करी है, एंट्री पास हो रही है ड्राइंग्स टू कैश, और अगर आपने आउट ऑफ कैपिटल करी है तो ठीक, ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात कर क्या रहे थे बच्चों, अपने वापस टॉपिक पे आते हैं कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किन किन आधार पे होना चाहिए। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या क्या होना चाहिए? एक कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, दूसरा एफर्ट्स बाय द पार्टनर्स, तीसरा नॉलेज एंड स्किल्स और एबिलिटीज ऑफ पार्टनर, चौथा ड्राइंग्स। अगर मैं ड्राइंग्स कब यूज करता हूं
तो मैं कौन से ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ कैपिटल वाली या आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाली? फर्स्ट अगर मैं ड्राइंग टर्म यूज कर रहा हूँ बेटा, तो आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट्स? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ, बेटा बात समझ में आ गई? ये है ड्राइंग, आप एंट्री से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। अगर आप ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं तो ये एंट्री पास होती है, और अगर आउट ऑफ कैपिटल करते हैं तो पार्टनर कैपिटल से डेबिट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, यहाँ पर अगर ड्राइंग लिखा हुआ है तो ये कौन सी ड्राइंग है? आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ प्रॉफिट? अब हम लोग ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ड्राइंग का क्या रोल आता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पर। अगर मान लीजिए फिर से दो पार्टनर हैं, एक है भैया राम जी और एक है श्याम, दोनों ने बराबर के पैसे लगाए, 5 लाख 5 लाख। ठीक है, राम ने पूरे साल भर 10,000 रुपीज विड्रॉ किया। टोटल इन्होंने पूरे साल में 1,20,000 रुपए निकाल लिए अपने घर के खर्च के लिए। लेकिन श्याम जो है, श्याम जी, इन्होंने कोई पैसे नहीं निकाले, इनका कोई खर्चा वर्चा नहीं है, इनके खर्चे इनके पिताजी दे देते हैं, इनको कोई पैसा बिजनेस से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका सारा का सारा 5 लाख रुपया बिजनेस में लगातार इनके नाम में 1,20,000 रुपए पूरे साल भर में निकाले। अब जब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, ये बताइए कि कोई इनजस्टिस होगा क्या? अगर ये लोग प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं तो, अगर ये लोग प्रॉफिट 1:1 में शेयर करते हैं तो क्या कोई इनजस्टिस अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक बंदा ऐसा, ऐसे दोनों ने बराबर लगाए हैं, लगाए दोनों ने बराबर है, एक ने पैसे निकाले और एक ने नहीं निकाले, तो इनजस्टिस हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं तो क्या इनजस्टिस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा? 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 तो किसके साथ इनजस्टिस होगा? किसके साथ? श्याम के साथ होगा? होगा ना? होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये वो बेचारा है श्याम जिसने कोई पैसे नहीं निकाले। अब तुमने तो 1,20,000 रुपए निकाला, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, तो यहाँ पर भी जस्ट अगर मैंने भी 1,20,000 रुपए निकाले होते तब क्या होता? सबको इक्वल प्रॉफिट होता, सही जस्टिफाइड होता। तुमने पैसे निकाले, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, इस बात पर लड़ाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट आ सकता है या नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो ये 4 मुद्दे, दीज आर 4 बेसिस जिनकी वजह से प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सुनिए ध्यान से, इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रास्ता निकाला गया। भाई पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, और किसी के साथ इनजस्टिस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक रास्ता निकाला, एक विकल्प निकाला, कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ कैपिटल। इसमें प्रॉब्लम कब आती है? जब कैपिटल इक्वल हो गया। कैपिटल अगर हमारी अनइक्वल है और पीएसआर हमारा क्या है? इक्वल है, तब प्रॉब्लम आती है ना। कैपिटल कम ज्यादा है और प्रॉफिट क्या है? इक्वल है, तो प्रॉब्लम आएगी ना। बेटा बात समझ नहीं जाओ। पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इक्वल है। मान लीजिए 2 पार्टनर है, 1:1 का है। दूसरा एग्जाम्पल भी दे दूं, देखिए एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर मान लीजिए कैपिटल की बात करें तो राम और श्याम, राम ने 5 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया, श्याम ने 10 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया।
कितना कंट्रीब्यूट किया 10 लाख और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 1:1। यहाँ पर क्या जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है? क्यों? 5 लाख और 10 लाख। राम ने 5 लाख लगाए हैं और श्याम ने 10 लाख लगाए हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या ये जस्टिफाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अब अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो इसे कॉम्पनसेट कैसे करें? अगर हम इसको कॉम्पनसेट करना है, इस शिकायत को दूर करना है, तो अगर हम दोनों को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दें इनकी कैपिटल पर, क्या प्रोवाइड करते हैं? किस पर? तो किसे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, किसे कम मिलेगा? श्याम को ज्यादा मिलेगा। और ये इंटरेस्ट हम कहां से देंगे? प्रॉफिट में से देंगे। कहां से देंगे? दिस इंटरेस्ट विल बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट हम कहां से देंगे? प्रॉफिट में से देंगे। तो श्याम को प्रॉफिट कम, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा। तो श्याम को, राम को कम मिलेगा। तो ये जो गड़बड़ी थी ये कुछ हद तक सेटिस्फाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? प्रॉफिट का एक पोर्शन हमने किस फॉर्म में दे दिया? इंटरेस्ट के फॉर्म में। प्रॉफिट का एक पोर्शन हमने किस फॉर्म में दिया? इंटरेस्ट के फॉर्म में, जिसमें श्याम को ज्यादा इंटरेस्ट मिला और राम को कम मिला। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये कुछ हद तक दूर हो गई या नहीं हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, देखिए बताने को तो मैं सीधे आपसे बोल सकता था कि पार्टनर आर सपोज्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों भैया? आप बाद में मुझसे पूछते सर हमारा ही बिजनेस है और हम अपने ही बिजनेस से इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं इंटरेस्ट? तो उसका रीजन अब आपको समझ में आया। पार्टनरशिप बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है? इसलिए प्रोवाइड किया जाता है अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है, भाई यहाँ पर कैपिटल हमारी क्या है? अनइक्वल है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है ना? तो यहाँ पर अब राम को कम इंटरेस्ट मिलेगा और श्याम को ज्यादा मिलेगा। और ये इंटरेस्ट मिलेगा कहाँ से? आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट का एक पोर्शन, एक भाग, प्रॉफिट का एक पोर्शन आपने किस फॉर्म में दे दिया? इनको इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दिया, जिसमें श्याम को ज्यादा और राम को कम मिल रहा है। अब दोनों सुखी हो गए, दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये शिकायत दूर हो गई कि भैया तेरे को ज्यादा और मेरे को कम। अब अगर प्रॉफिट बराबर कम ही बढ़ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा ऑलरेडी मिल चुका है किसको? श्याम को और राम को कम। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको भैया बराबर बांट देते हैं। अब कोई दिक्कत है क्या? खत्म हो गई शिकायत। दूसरा, एफर्ट पेड बाय द पार्टनर्स। दूसरी जो शिकायत आ रही थी वो तब जब एक पार्टनर ज्यादा एफर्ट कर रहा था, दूसरा पार्टनर कम कर रहा था या बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो दूसरा पार्टनर जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा था उसे भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा था जो काम कर रहा था। ये भी एक नई शिकायत थी। तो अब इस केस में फिर से एग्जाम्पल लोग लेते हैं राम का और श्याम का। दोनों को 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगा दिए लोगों ने और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। फिर से वही प्रॉब्लम आई। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? सैलरी देकर। क्या देकर के? जो भी पार्टनर एक्टिव पार्टनर है उसको क्या दे दी जाए? सैलरी। और कहां से दे दी जाए? आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से दे दिया जाए? प्रॉफिट का एक पोर्शन पहले हमने किस फॉर्म में दिया? इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दिया, ताकि वो कैपिटल इक्वल, प्रॉफिट अनइक्वल या कैपिटल अनइक्वल, प्रॉफिट इक्वल, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जिस पार्टनर की शिकायत थी भैया हम ज्यादा काम करते हैं तो नहीं करते हो, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। जो ज्यादा काम कर रहा था उसको भाई ये दे दिया गया तुम भैया क्या ले लो? सैलरी ले लो। सब तो संतुष्ट हो ना, सेटिस्फाइड हो? हाँ, सब सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है। और ये सैलरी दी कहां से जाएगी? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कहां से जाएगा? कहां से दिया जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट। सैलरी भी कहां से दी जाएगी? मतलब पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, पहले पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब जब प्रॉफिट मिल गया उसी प्रॉफिट में से कहां से? प्रॉफिट
out of profit we will provide what? Interest on capital, we will provide salary. तीसरी चीज आती है नॉलेज या स्किल्स या एबिलिटीज। अब अगर कोई पार्टनर ज्यादा काबिल है तो उसकी काबिलियत के भी तो उसको कुछ पैसे मिलने चाहिए। वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस में, वो अपनी काबिलियत को दे रहा है बिजनेस को, तो इसके लिए हम तो उसे कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं? उसे रिवॉर्ड दे करके कमीशन। क्या कमीशन? कि भैया तुम अपनी जो काबिलियत दिखा रहे हो बिजनेस को, दे रहे हो, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके लिए तुम्हें क्या मिल जाए? कमीशन मिल जाए। और वो भी कहाँ से? कहाँ से? आउट ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तीन समस्या देखिए समझ के। क्या क्या? जब कैपिटल अनइक्वल हो और पीएसआर क्या हो? इक्वल, तो उसे हमने बोले कॉम्पनसेट कर दिया क्या दे करके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब एक पार्टनर ज्यादा मेहनत कर रहा हो, दूसरा कम मेहनत कर रहा हो, तो उसे भी हम लोगों ने कॉम्पनसेट कर दिया क्या दे करके? सैलरी। जब एक पार्टनर ज्यादा काबिल है, दूसरा कम काबिल है, तो उसे भी कॉम्पनसेट कर दिया क्या दे करके? कमीशन। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई आप लोग? और ये तीनों these three are benefits for the partners और losses for the partners। लेकिन फर्म को पे कर रही है ना, ये फर्म पे कर रही है या रिसीव कर रही है? फर्म पे कर रही है। तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस हुआ या इनकम हुई? फर्म के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। फर्म पे कर रही है किसको? पार्टनर्स को। तो फर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इट इज एन एक्सपेंस और लॉस? एक्सपेंस है ना। पार्टनर्स के लिए गेन है वो अलग बात है, लेकिन हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? फर्म के। हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? फर्म के। अभी बस तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब चौथा आता है ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर। अब जैसा कि राम ने और श्याम ने, आपने यहाँ पे देखा कि राम ने पूरे साल भर में 1,20,000 यूनिट विड्रॉ किया, श्याम ने कुछ भी पैसे विड्रॉ नहीं किए। यहाँ भी इनजस्टिस हो रहा था। ये इनजस्टिस को कैसे सॉल्व किया जाए? इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगा दिया जाए, चार्ज कर लिया जाए। जो पार्टनर इंटरेस्ट ड्रॉइंग करेगा, फर्म उससे क्या करेगी? इंटरेस्ट लेगी या उसको देगी? लेगी। तो राम ने ड्रॉइंग करी है, ये इंटरेस्ट पे करेगा और ये इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। और जो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा वो फर्म की इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और वो इनकम सब में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है ना। वो इनकम जो मिलेगी फर्म को, वो राम और श्याम दोनों में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जो राम श्याम का नुकसान हो रहा था किस बात का? ड्रॉइंग ना करने का, वो नुकसान भी कॉम्पनसेट हो गया या नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि इससे क्या ले लिया गया? किसने ले लिया इंटरेस्ट? फर्म ने। किसने ले लिया? फर्म ने। चार्ज किया या प्रोवाइड किया? चार्ज किया। किससे? श्याम से। श्याम से। और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या बन गया? गेन। फर्म की इनकम हो गई या लॉस हो गया? इनकम हो गई। और वो इनकम दोनों में बढ़ जाएगी। तो श्याम का वो जो नुकसान हो रहा था ड्रॉइंग ना करने से, वो नुकसान भी क्या हो गया? कॉम्पनसेट हो गया। हो गया ये हो गया। कैपिटल क्या कह रहे हो? सर अगर बढ़ गया पार्टनर में तो फर्म ने तो दे दिया ना इंटरेस्ट। हाँ, तो आफ्टर ऑल फर्म को जो भी चीज़ें आती हैं वो किसको मिलती हैं? जो भी बेनिफिट्स के जो भी इनकम्स होती हैं वो आफ्टर ऑल जाती है किसको? पार्टनर्स को चली जाएंगी। फर्म को बढ़ाना अगर फर्म को बढ़ाना है तो ये पार्टनर्स के ऊपर है। ये भाई आफ्टर ऑल फर्म कोई पर्सन तो है नहीं, तो पार्टनर्स क्या करते हैं? अगर पार्टनर्स चाहें तो प्रॉफिट का एक पोर्शन रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिजर्व। इसे तो बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं उसको। तो ये पार्टनर्स के ऊपर होता है कि वेदर दे वांट टू विथड्रॉ होल ऑफ द प्रॉफिट और दे वांट टू लीव सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टुवर्ड्स टू द बिजनेस। ये पार्टनर्स के ऊपर होता है। फिलहाल फर्म को जितना कुछ मिलता है एज अ इनकम, फर्म पहले क्या कर देती है? सब डिवाइड कर देती है। उसके बाद तुम जानो तुम फर्म में रखना चाहते हो या उसको घर लेके जाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है।
देखिए, अब आप लोगों को कुछ मुझे लगता है बातें समझ में आने लग गई होंगी कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोगों का जो मेन काम है इस चैप्टर में, क्या हम लोग लर्न करने वाले हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एप्रोप्रिएटली। कैसे हम लोग पार्टनर्स में प्रॉफिट एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, नेट प्रॉफिट। सर अगर फॉर्म लॉस में जाता है, सर अगर फॉर्म लॉस में जाता है, सर तब पार्टनर की सैलरी कैसे है? कुछ नहीं, लॉस किया तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। एम्प्लॉय देखिए, अभी इस पॉइंट पर लोग आएंगे, एम्प्लॉयज की सैलरी और पार्टनर्स की सैलरी में डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय की सैलरी हमें देनी ही देनी है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जेस। क्या बोलते हैं? चार्जेस। और ये जो पार्टनर की सैलरी है, इट इज डिपेंड, इट इज कंडीशनल, इट इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। ये अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, अभी लिखिए बस, मैं पूरा इसका आपको नोट्स बनवा के दूंगा चार्जेस और एप्रोप्रिएशन का, ठीक है ना। तो अभी आपने चूंकि प्रश्न उठा लिया है तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। चार्जेस जो होते हैं वो कंपल्सरी पेमेंट्स होते हैं, वो कंडीशनल नहीं होते हैं, वो देना ही देना है। जैसे ये कोचिंग खोल ली गई है, रेंट है, मकान मालिक को क्या बोल सकते हैं कि 10 बच्चे बैठे, खर्चा नहीं आ रहा है, 80,000 रुपये रेंट है इसका, तो मकान मालिक को क्या बोले कि पैसा नहीं आ रहा है, रेंट नहीं देंगे। बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं कि जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तब रेंट देंगे, बोलिए, बोल सकते हैं ये क्या है? चार्ज है। क्या है ये क्या है? चार्ज है। समझ गई बात? सर ने एम्प्लॉय रख दिया एक, तो मान लीजिए काउंसलर रख दिया 15,000 रुपए की। जब महीना खत्म हुआ उसने कहा सर सैलरी दे दीजिए। सर ने बोला ऐसा है, नहीं बच्चों ने फीस तो आई नहीं, रुक जाओ तो महीना 2 महीना वेट करो, फीस आ जाए तो धीरे धीरे देते पैसा। वो क्या कहेगी? क्या कहेगी? सर आपकी फीस उससे मुझे क्या मतलब, ये आप जानिए, आपका काम जाने, मुझे इस बात से क्या मतलब है, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, आपकी कोई पार्टनर तो हूँ नहीं, मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए ही चाहिए, भले आपके पास पैसे आए या ना आए। तो एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? चार्ज। समझ में आई बात? तो जो चार्जेस होते हैं दे आर कंपल्सरी पेमेंट्स। तो एम्प्लॉय सैलरी इज अ चार्ज, ठीक है। और पार्टनर की जो सैलरी है, पार्टनर की सैलरी में कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन है? प्रॉफिट। पार्टनर की सैलरी में कंडीशन है क्या? तो भैया प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। ये चार्ज है, इसको आप चार्ज बोलोगे, ये चार्ज है। ऐसे बेनिफिट्स which are given out of profits, which are given out of profits, they are known as appropriations। उसे हम क्या बोलते हैं? appropriation। तो दो चीजें हैं, एक है बच्चों चार्जेस और दूसरा है क्या? appropriations। है हाँ, अगर लॉस हो गया तो उसे कोई सैलरी नहीं मिली। फर्म कहती है तुम्हारी मेहनत, तभी फर्म के लिए मेहनत मानी जाएगी जब तुम उस मेहनत का, तो उस मेहनत से फर्म को क्या मिले? प्रॉफिट। वो एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं या पार्टनर की बात? पार्टनर की सैलरी तभी मिलेगी जब फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है। लॉस अगर है तो कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा, कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी, समझ में आई बात? और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो चार्ज है, वो तो सैलरी का तो देनी ही नहीं पड़ेगी। और लॉस हुआ तो किसका हुआ? पार्टनर्स का। उन्होंने जो पैसे लगाए थे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे।
नहीं एडजस्ट नहीं होगा। जो लॉस हो गया अब उसको नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होता है तो उसको एडजस्ट भी नहीं करेंगे। और फिर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पर, पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस पर, उन्होंने किस तरीके के एग्रीमेंट कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रूल्स की बात करें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और कोई डाउट? तो चार्जेस क्या है बच्चों? चार्जेस क्या है? कंपल्सरी। और एप्रोप्रिएशंस क्या है? आप कह सकते हैं कि ये कंडीशनल है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग किस करने क्या जा रहे हैं, पार्टनर्स को हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नेट प्रॉफिट आपको मिला कहां से? किस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को आपके पास पहुंचा? नेट प्रॉफिट आपको किस अकाउंट से मिला? पीएल अकाउंट। मतलब पीएल अकाउंट आप जैसे बनाना सीखे हो क्लास 11 में वैसे ही उनको बनाओगे। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जब आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा, अब इस नेट प्रॉफिट का क्या करना है? आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आप इस नेट प्रॉफिट को एलोकेट करोगे। क्या करेंगे आप? एलोकेट करेंगे। सबसे पहले आप एलोकेट करोगे किसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अब पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक भाग किस फॉर्म में दिया जाएगा? किस फॉर्म में दिया जाएगा? प्रॉफिट का एक भाग पार्टनर्स को किस फॉर्म में दिया जाएगा? सैलरी। प्रॉफिट का एक भाग पार्टनर्स को किस फॉर्म में दिया जाएगा? कमीशन। और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा कुछ अगर हम चाहें तो प्रॉफिट का क्या कर सकते हैं? रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? नेट प्रॉफिट का एक भाग, एक पोर्शन, अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज गिवन टू पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ आईओसी। अ पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट इज गिवन टू पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। A portion of net profit is given to partner in the form of commission. A portion of profit is kept as a reserve by the firm to meet out the future contingencies, future emergencies को meet out करने के लिए हमने प्रॉफिट का एक भाग अपने पास क्या कर लिया? सुरक्षित रख लिया। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो हमने क्या किया? बांटा, डिवाइड किया। और इस प्रॉफिट को हम नाम क्या देंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये सारा एडजस्टमेंट बच्चों आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट, इन सभी का एडजस्टमेंट जो हम करेंगे वो किस अकाउंट के थ्रू करते हैं? उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर लॉस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी? लॉस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। लॉस की कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट आप किसके लिए कर रहे हो? प्रॉफिट्स के लिए या लॉसेस के लिए? प्रॉफिट्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? तो नेट प्रॉफिट का हमें करना क्या है? एलोकेशन करना है। क्या करना है? इन द फॉर्म ऑफ आईओसी, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाटएवर विल बी लेफ्ट, जो बचेगा उसे आप क्या बोलोगे? डिविजिबल प्रॉफिट। जो पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब सबकी हम लोगों ने क्या करी? समस्या सुलझा दी या नहीं सुलझा दी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो उसे जो कैपिटल की इक्वालिटी और इक्वालिटी थी वो सब समझ गई। सैलरी दे दी तो मेहनत जो ज्यादा कर रहा है नहीं कर रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कमीशन दे दिया तो ज्यादा काम नहीं हो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। समझ गई? फिर कुछ प्रॉफिट बचा के रख लिया फ्यूचर के लिए, और जो बचा सबको उनके प्रॉफिट रेशियो में क्या कर दिया? बांट दिया। अब सब सेटिस्फाइड है। तो ये सारे एडजस्टमेंट आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सबका एडजस्टमेंट जो हमें करना होगा। फॉर दिस पर्पस वी विल मेक वन
one new account, and that account is what? Profit and loss appropriation account, and this account is an extension of PL account. ये PL account का क्या है? Extension, आगे का भाग, जिसकी जरूरत आपको सोल प्रोप्राइटर में नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वहां पर आपको कोई भी प्रॉफिट बांटना नहीं है, कोई एलोकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में पड़ेगी। आई बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? तो अब सीधे सीधे हम लोग कल से किस पे आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे क्रिएट किया जाता है। आज आपको एक मैंने आपको नई चीज और बता दी है, क्या? चार्जेस और एप्रोप्रिएशन। चार्जेस क्या होते हैं? कंपल्सरी पेमेंट। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि मैं अभी आपको इसका पूरा एक नोट्स लिखवाऊंगा, अभी तो खाली ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, चार्जेस कंपल्सरी पेमेंट है। ठीक है, और चार्जेस जो होते हैं वो किस अकाउंट में आते हैं? जो वो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं क्या? चार्जेस, और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है? एप्रोप्रिएशंस। आई बात समझ में? तो चार्जेस और एप्रोप्रिएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चार्जेस आप कहाँ पे आते हैं? विच अकाउंट? पीएल अकाउंट। भाई एम्प्लॉय की सैलरी आप कहाँ दिखाओगे? पीएल में या पीएल एप्रोप्रिएशन में? पीएल में या पीएल एप्रोप्रिएशन? और पार्टनर की सैलरी? अगर आपको बैंक का इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, किसका? किसका? बैंक का अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, इट विल बी शोन ऑन पीएल अकाउंट और पीएल अकाउंट। क्यों? क्यों चार्ज है वो? कंपल्सरी है। आप बैंक का इंटरेस्ट ये कह करके पे बना नहीं कर सकते कि साहब हमको प्रॉफिट इस साल नहीं हुआ तो हम ब्याज नहीं देंगे। बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। कह रहे हो यस सर? बैंक को हम ये बोल सकते हैं कि हम आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। बोल सकते हैं? हमें बैंक इंटरेस्ट देनी ही देनी है नहीं। तो बैंक का इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? क्या है? क्या है? चार्ज है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो वो क्या है? वो क्या है? क्यों? वो डिपेंड करता है, वो कंडीशनल है कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो। एम्प्लॉय की सैलरी चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज है। और पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्यों एप्रोप्रिएशन? क्योंकि प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं होगा तो। अब एक और बात करके आज खत्म करेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन या पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन फंड चार्ज करती है फर्म, बच्चों ये सभी चीजें अलाउ तभी होंगी। The firm will pay interest on capital, the firm will provide salary, the firm will provide commission, the firm will charge interest on drawings only and only when there will be an ये चीजें तभी पार्टनर्स को अलाउ होंगी अगर पार्टनर्स ने इन सभी चीजों को लेकर के पहले से क्या किया होगा? क्या किया होगा? कैसा एग्रीमेंट? रिटन या ओरल? हालांकि आप सभी को मालूम है कि पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन कोर्ट में कौन सा माना जाएगा? रिटन। कोर्ट में चलता किस पे? सबूतों पे, है ना? सबूत नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, जिसको कि हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, पार्टनरशिप डीड बनाई गई मतलब रिटन एग्रीमेंट है, और उस पार्टनरशिप डीड में ये बातें मेंशन की गई है क्या? कि भैया आईओसी प्रोवाइड होगा, सैलरी प्रोवाइड होगी, कमीशन प्रोवाइड होगा, रिजर्व पीरियड दिया जाएगा, आईओटी दिया जाएगा। अगर ये चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तब तो
लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, और पार्टनर आ गया, क्या हो गया, अड़ गया, भैया हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए या हमको तो सैलरी चाहिए ही चाहिए, ये पार्टनर अड़ गया। भाई हमने तो मेहनत करी है पूरे साल भर, तुमने नहीं करी है, हमें सैलरी चाहिए, और बाकी पार्टनर तैयार नहीं हो रहे, चलो ठीक है कोर्ट चलती है, मैं कोर्ट में वहाँ मुकदमा किया, तारीख करी, जज साहब आए, जज साहब के सामने रखा गया मामला कि भाई देखिए जज साहब मेरा चेहरा देखिए, मैं पूरा देखिए काला हो गया हूँ, धूप में टहलते टहलते धुंधला हो गया हूँ, काम करते करते, और ये सारे पार्टनर्स उनको देखिए मोटे भी हो गए, देखिए कितना अच्छा कलर भी फेयर हो गया है, कोई काम नहीं करते थे। पार्टनर जज साहब ने कहा देखो ये सब मुझे ना बताओ, ये बताओ कोई सबूत वबूत लाए हो कि नहीं, मुद्दा क्या है। उसने कहा कि साहब देखिए मैंने पूरे साल भर पूरी मेहनत करी है, ईमानदारी से करी है, और इन पार्टनर्स ने कोई मेहनत नहीं करी है, और अब जब प्रॉफिट बांटने की बारी आ रही तो ये मेरे मेहनत का कोई अलग से रिवॉर्ड नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूँ मुझे सैलरी दो। जज साहब कहेंगे तुम लोगों ने पहले से कुछ ये तय किया था, उन्होंने कहा हाँ तय किया था, उसने झूठ बोल दिया, जबानी तय किया था, ओरली। कहा देखो ओरली तय किया है तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझसे मतलब नहीं, मैं तभी तुम्हारे मामले में इंटरफियर करूंगा जब तुम्हारे पास ये सारी बातें क्या हो, लेकिन रिटेन हो। रिटेन है नहीं साहब, रिटेन तो नहीं है, तब केस खारिज, कोई सैलरी नहीं। तो अब सुन लीजिए ध्यान से, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पार्टनर्स आर सपोज टू गेट, I am not saying compulsorily to get, I am saying what? Partners are supposed to get what? IOC, salary, commission, or they are supposed to pay IOT whenever there will be an agreement, written agreement between the partners, only then they are supposed to get all these things. But if there is no agreement between the partners and if any dispute arises, समझ में आई बात, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है और किसी प्रकार से उनके आपस में वाद विवाद आ जाता है, मतलब आप इसको बोलते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या रूल अप्लाई होंगे? पहला, आईओसी मिलेगा, आईओसी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, मिलेगा, आईओडी लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, फर्म आईओडी भी नहीं ले सकती, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेती। समझ में आई बात? और एक पांचवी इंपॉर्टेंट और बात, क्या क्या वो ये कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि हमने 15 लाख लगाया है, तुमने 10 लाख लगाया है, एक ने 5 लाख लगाया है, तो मेरा सबसे ज्यादा, उसके बाद तुम्हारा कम, उसके बाद सबसे कम उसका ना। TSR ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, 1:1:1 या 1:1, मतलब सब में प्रॉफिट बराबर का बटेगा, भले किसी ने ज्यादा लगाया हो, भले किसी ने कम लगाया हो। ऐसा कब होगा? कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो क्या क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी, कमीशन, आईओडी नहीं चार्ज होगी, और TSR क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हायर कैपिटल और लोअर कैपिटल। ज्यादा लगाया कम लगाया इस बात से कोई मतलब नहीं। अब इसी में एक और पॉइंट है जिसको मैं बता के खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन उसका डिस्कशन बाद में करूंगा, कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लोन क्यों देता है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टर्म में। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो एक प्रेस्क्राइब्ड रेट है, मनमाने रेट से नहीं मिलेगा, और वो रेट क्या है? 6% है। क्या है? 6%। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। If partner has given loan to the firm, in such case he is entitled to get what? Interest at the rate of 6% in the absence of partnership deed.
अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो जो इंटरेस्ट उसमें तय किया गया है 16%, 18%, 10%, 12%, वॉटेवर जो डिसाइड किया गया है उसी रेट से मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस कंडीशन में एक बात तय है कि आपको सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है, लॉ बनाया है 6% का, आपको सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपके लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस पर बाकी डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गए रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या 6 रूल्स मैंने बता दिए। क्या क्या? नो आईओसी, नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओटी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% गिवन बाय द पार्टनर। ये 6 रूल याद रहेंगे। कल से प्रैक्टिकल